गोल्डन बर्ड कहा जाता था इंडिया को, और इंडिया में आई थिंक बहुत एराज आए हैं। एक ये एरा नहीं था या एक कंटिन्यूस एरा नहीं था, अलग अलग साम्राज्य आए और वो हुआ। पर एक जो मेजर बोल सकते हैं कि गोल्डन बर्ड का डाउनफॉल वो 1000 ईयर्स पहले, 1100 ईयर्स पहले हमें दिखता है। तो पहली बात ये हुआ क्यों कि इतने हम धार्मिक चल रहे थे तो सडनली ऐसा क्या हुआ, और आगे जाके हम लोगों को ये जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके अंदर ये लर्निंग्स क्या कर सकते हैं कि ये वापस ना हो और इसको पहली बार रिवाइव भी करे। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि अगर हम इतने ग्रेट थे, हम इतने इंटेलिजेंट थे और हम इतने धार्मिक थे, तो कोई आके हमको हरा कैसे गया। हाँ जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर आपको एक होता है डिफिटिस्ट एटीट्यूड, तो बोलेंगे नहीं हम तो गड़बड़ी थे, ठीक है। तो आई थिंक समवेयर द आंसर इज इन बिटवीन, जहां पे मुझे लगता है कि क्योंकि हम एडवांस थे इसीलिए हम हार गए। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि हमने गवर्नेंस जो है उसको ऐसा स्प्लिट कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, जहां पे जो छोटे छोटे जनपद थे, तो डिफेंस भी डिसेंट्रलाइज हो गया। अच्छा, अगर डिफेंस हमारा सेंट्रलाइज्ड रहता किसी एक जगह पे, चाहे वो दिल्ली हो या मध्य प्रदेश का उज्जैन हो या कोई भी कन्नौज हो, कोई भी हो, बट अगर डिफेंस सेंट्रलाइज्ड रहता तो हम आराम से बीट कर देते इन्वेडर्स को। क्योंकि हम ऑटोनोमस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में थे, बहुत एडवांस चल रहे थे बाकी किसी भी सभ्यता के कंपैरिजन में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफेंस भी। जब आप डिफेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो क्या होता है, देयर इज गोइंग टू बी कंपटीशन बिटवीन द टू रीजनल प्लेयर्स। ओके, और उसी बात का फायदा उन्होंने उठाया, बिकॉज वो लोग तो अभी पैदा हुए थे, पेट खाली था, इन्फेंट थे, पूरी ब्रूट फोर्स के साथ उन्होंने अटैक किया, और जहां जहां डिविजन्स थे, जहां जहां नेगेटिव कंपटीशन चल रहा था रीजनल जनपद के बीच, उसका बेनिफिट उठाते हुए उन्होंने कब्जा किया। तो आई थिंक वी लॉस्ट आउट बिकॉज वी वर टू एडवांस्ड इन गवर्नेंस। जो गलती हमें अब नहीं करनी चाहिए, डिफेंस को हमें सेंट्रलाइज रखना चाहिए। रही बात वो सोने की चिड़िया वाले कॉन्सेप्ट की, तो क्यों उसको सोने की चिड़िया बोला गया, बिकॉज वेल्थ तो क्लियर पता चल रहा है कि वही था, भारत में ही था, लेकिन चिड़िया इसलिए बोला गया कि कॉन्सेप्ट ये था कि इसका हम कब्जा कर सकते हैं, इसीलिए चिड़िया बोला गया। तो अब हमें जो आगे बढ़ना है, जो गलती नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि इसको सोने का शेर बनाना है, चिड़िया नहीं, शेर बनेगा। अभी शेर से एक बात आई, हम लोग कल एक दूसरे इवेंट में थे जहाँ पे मैं आपको सुन रहा था, वहां पे आपने, और आई थिंक बहुत जगह पे आपने ये बोला है कि जो डीप स्टेट इंडिया मूव करेगा, तो ये ऐसे लोग हैं कि इनकी जो पॉकेट में जो स्ट्रेंथ है, मनी पावर जो है, इनको आप नेगेट नहीं कर सकते, आप इनको दूर नहीं रख सकते। जो इनको इंडिया मूव करना है वो इनएविटेबल है। और इस चीज के वजह से हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स है, क्योंकि आपने रेफरेंस दिया था JFK का, जॉन एफ कैनेडी, आपको क्या लगता है कि ये जो शेर को राइड करना है, क्योंकि आपने कहा कि शेर को राइड करने का टाइम है, मैनेज करना सीखना पड़ेगा, नीचे उतरोगे तो शेर खा जाएगा, ये बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है। क्योंकि अब जब आप कहते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहला सिनेरियो ये आता है, अच्छा अंबानीज द रिचेस्ट ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक दूसरा भाई बेटा है अनिल अंबानी, जो अभी शायद हार मान के इंटीग्रेट हो गया फैमिली से। मैं बस ये बाहर की पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, मेरे को कुछ अंदर का न्यूज नहीं है, सो किसको बुरा लग रहा हो तो मैं एक लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ। पर यही समझो डीप स्टेट कल को उनको एम्पावर करता है कि वील स्पॉन्सर यू, डू समथिंग विच डिस्टेबलाइजेस अंबानीज, और फिर हमारे जो दूसरे और बिजनेसेस है, क्योंकि अंबानीज एक लेवल पे बहुत जगहों पे प्लेटफॉर्म देते हैं, सेम अडानीज के साथ जैसे हिंडनबर्ग के साथ हुआ, ऐसा कुछ इंटरनली करने लग जाए, और सेम धीरे धीरे पार्टीज टूटे, जैसे बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी है वो टूटे, उसमें से दूसरे दल आए और असैसिनेशंस हो। दिस इज अ वेरी स्कैरी सिनेरियो। what is your point of view to that is the kind of threats I was trying to explain, क्योंकि देखिए जब, पर ये तो इनएविटेबल लग रहा है, ये तो आराम, अगर उनका, आई डोंट थिंक सो नेशनलिस्ट दे वांट, बिकॉज दैट विल बी टू मच स्ट्रेंथ अगेंस्ट देम। वेल एटलीस्ट एट द स्टार्ट जब वो एंटर कर रहे हैं, तो जस्ट टू एंश्योर कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है और जो लॉन्ग टर्म गोल है
तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्राउंड पे रहेगी तो रिटर्न्स बना पाएंगे. तो आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू डिसरप्ट द मासेस. लेकिन इवेंचुअली जो थ्रेट क्लियर दिख रहा है विच इज के जितने भी हमारे फैमिली लेड बिजनेसेस हैं उसमें साबोटाज, इंटरनल साबोटाज के केसेस बढ़ सकते हैं. उतना ही नहीं, कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स को भी रिस्क हो सकता है, बिकॉज जब ये डीप पॉकेट्स यूके छोड़ के यूएस शिफ्ट हुए थे, तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट कैजुअलिटी वाज जेएफके, राइट. तो बिल्कुल डेंजर्स है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. और हिंदूज जैसे और लोग हैं, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा हमारी लीडरशिप को, और जितने भी हमारे फैमिली लेड बिजनेसेस हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफिक टारगेट किया जाएगा, राइट. बिकॉज दैट इज व्हाट स्टॉप्स देम स्टीम रोल इनटू पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब. तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको पता चले कि कोई सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है, उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनके बच्चों के साथ डीप स्टेट ने कुछ बेनिफिट्स का आदान प्रदान किया हो. अगर ऐसे न्यूज आए ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के साथ, दिस इज वेरी स्कैरी. हाँ. क्योंकि मेरा मानना है कि ट्रेडिशनली हिंदूज आर वेरी इनहेरेंटली सेल्फिश, इसलिए वो हमेशा टूट जाते हैं और वो अपने आप को सेट करने में चले जाते हैं. स्पेशली फैमिलीज, जेलेसी ह्यूमंस को क्या कुछ नहीं करा देती है. अगर एक भाई बहुत सक्सेसफुल है, दूसरे भाई को इजीली तोड़ा जा सकता है. भाई बोलो, बहन बोलो, जो भी है. ये चीज बहुत स्कैरी है. और आपने जैसे कहा है कि इंडिया को फैमिली यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप्स में घुसना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आपको इसको एक टर्म बना लेना चाहिए, फैमिली यूनिट एंटरप्राइज लेड बिजनेसेस, दैट इज फ्यूल बिजनेसेस. तो ये दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल, मंदिर इकोसिस्टम. दिस इज द सेकंड पोर्शन. दिस इज वेरी स्कैरी. बट